Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our third and last lecture on the main topic of evidence-based medicine, and we will discuss here now the steps of shared decision making. What are the different steps needed for shared decision making? In the last lecture we have discussed already that what is shared decision, and we have seen there that the shared decision is a situation when patient preferences are considered, evidence is over there and your experience is there. मीन्स दैट एज ए क्लिनिशियन आपने जो है वो तमाम ऑप्शंस जो है वो पेशेंट के लिए रख दिए, पेशेंट के सामने रख दिए कि आपको हम ऑप्शन नंबर 1 इस आपकी डिजीज़ के लिए ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपको ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 और ये तीसरा ये ऑप्शन है। अब आप बताइए आप कौन सा ऑप्शन अवेल करना चाहते हैं। तो ये दैट इज़ कॉल्ड शेयर डिसीजन मेकिंग। अब हम आ रहे हैं कि स्टेप्स ऑफ शेयर डिसीजन मेकिंग क्या हो सकते हैं। First is that dialogue between patient and healthcare professional. All parameters should be discussed with the patient. तमाम ट्रीटमेंट ऑप्शंस जो भी आप देना जा रहे हैं या जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, जो आपके जो प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो आप दे सकते हैं, वो तमाम के तमाम आप पेशेंट से डिस्कस करेंगे और तमाम ऑप्शंस के आप प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस करेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 अगर आपको ये ट्रीटमेंट हम देते हैं तो इस ट्रीटमेंट से ये बेनिफिट हैं और ये इसके कॉन्स भी हैं। ट्रीटमेंट 2 की अगर हम बात करते हैं तो इसके प्रोज एंड कॉन्स ये हैं। ट्रीटमेंट 3 की बात करते हैं तो इसके प्रोज एंड कॉन्स ये हैं। अब आप बताएंगे कि क्या बेस्ट आपको सूट करता है। डायलॉग शुड इंक्लूड डिस्कशन अबाउट वेरियस ऑप्शंस एंड लाइकली आउटकम्स। जैसे मैंने अभी बात की कि जो भी ऑप्शंस आप डिस्कस कर रहे हैं, जिसको के बारे में डायलॉग कर रहे हैं पेशेंट के साथ, उसके ऑप्शंस बताएंगे कौन कौन से और उसके लाइकली आउटकम्स क्या हैं, मींस के प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। क्योंकि अब प्रोज एंड कॉन्स में दोनों आउटकम आ जाते हैं कि एडवांटेज जो है उसके यानी जो बेनिफिशियल आउटकम है और एडवर्स आउटकम्स हैं यानी एडवर्स इफेक्ट हैं। दोनों को डिस्कस करेंगे। दोनों को डिस्कस करने के बाद यू विल कम टू सर्टेन कंक्लूजन विद द कंसेंसस ऑफ द पेशेंट, यानी पेशेंट का कंसेंसस यहाँ पे या कॉन्सेंट लेना ज़रूरी है और उसको एक कंसेंसस बिल्ड होना ज़रूरी है इन बिटवीन हेल्थ केयर प्रोवाइडर एज वेल एज पेशेंट। पेशेंट एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल शुड कम टू कंसेंसस अबाउट व्हाट एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये कंसेंसस बिल्ड होना ज़रूरी है पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के दरमियान कि कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, कौन सा सबसे जो है वो बेस्ट है इस सिचुएशन पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इसलिए ये कह रहे हैं कि अभी इस वक्त जो डिज़ीज़ का स्टेटस है उस डिज़ीज़ के स्टेटस के अकॉर्डिंगली जो बेस्ट ऑप्शन है वो अवेल किया जाए और वो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। अच्छा, एट दिस पॉइंट मैंने जैसे बताया कि इस वक्त जो डिजीज़ का स्टेटस है, सपोज दैट 1-2 महीने के बाद या 6 महीने के बाद डिजीज़ का स्टेटस चेंज हो जाता है, उससे बेहतर हो जाती है या उससे डिजीज़ उससे ज़्यादा वर्स हो जाती है, तो फिर डिजीज़ का स्टेटस चेंज होने के बाद फिर नीड टू रीइवैल्यूएट द सिचुएशन कि अब ज़्यादा बेहतर ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर ये बात की गई है कि एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस वक्त क्या जो है वो अब मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन होगा और वो एक्शन होगा कि क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन आप अवेल करने जा रहे हैं। पेशेंट ऑटोनॉमी मस्ट बी रिस्पेक्टेड, यानी पेशेंट जो ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज़ करना चाह रहा है उसको जो है वो प्रेफरेंस दें और उसकी रिस्पेक्ट करें, उसकी ऑटोनॉमी की भी रिस्पेक्ट करें और कोशिश करें कि अगर वो फिजिशियन भी ये समझता है या क्लिनिशियन भी ये समझता है कि वो ट्रीटमेंट ऑप्शन ठीक है, ओके है और पेशेंट भी वही जो है ट्रीटमेंट ऑप्शन लेना चाह रहा है, तो फिर वो दैट इज़ द बेस्ट एंड यू शुड रिस्पेक्ट द पेशेंट्स ऑटोनॉमी। जैसे हमने अभी बात की पहले पिछले लेक्चर में कि अगर जैसे वही है कि इंसुलिन है, पोर ओरिजिन की इंसुलिन है और रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन है जो कि ह्यूमन ओरिजिन की है, डेफिनेटली पेशेंट ये कह रहा है कि मैं पोर ओरिजिन की इंसुलिन नहीं लूँगा, तो यू शुड रिस्पेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ द पेशेंट और उसको आप पोर ओरिजिन की इंसुलिन नहीं देंगे। फाइनल स्टेप क्या होगा? फाइनल स्टेप वुड इन्वॉल्व एन असेसमेंट ऑफ हाउ वेल
the approach worked by self-assessment of health professional or by involving other individual to audit and provide feedback. अच्छा, जो फाइनल स्टेप है इन शेयर डिसीजन मेकिंग, आप इस पूरे प्रोसेस में जहां आपने पूरा एविडेंस फाइंड आउट किया था, उसके बाद अपने एक्सपीरियंस को कंसिडर किया था और फिर पेशेंट की प्रेफरेंसेस के लिए उससे जो है वो डायलॉग किया था और उसके बाद उसको तमाम ऑप्शन देने के बाद फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये पेशेंट के लिए बेस्ट रहेगा, जिस पे पेशेंट भी एग्री कर रहा है और आप भी एग्री कर रहे हैं, इस पूरे प्रोसेस को आपने कितने बेहतर अंदाज में अंजाम दिया। तो हाउ वेल द अप्रोच वर्कड बाय सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, अपने सेल्फ असेसमेंट के तौर पर एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड बाय इन्वॉल्विंग, या फिर आप किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करें और वो ऑडिट करे और ये चेक करके बताए कि आपने ये प्रोसेस जो था एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के जो स्टेप्स थे उन तमाम स्टेप्स को बिल्कुल करेक्टली फॉलो किया या नहीं किया, और इस सिलसिले में आपको एक फीडबैक प्रोवाइड किया जाए जिसकी बेस पर आप ये लर्न कर सकें कि अगर यहाँ पर कोई किसी किस्म की शॉर्ट कमिंग है और आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं तो उसको किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। तो दैट वुड बी बेटर कि आप उसमें अपनी भी लर्निंग होगी, और क्योंकि ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की जो प्रैक्टिस है या एविडेंस बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिस की जो साइंस है, ये एक कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट का नाम है। जैसे जैसे आप इसको इम्प्लीमेंट करते चले जाएंगे, जितना आप इसमें एंटर होते जाएंगे इस फील्ड में, जितना आप इसको प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, उतनी ही आपकी एक्सपर्टीज़ भी बढ़ती चली जाएंगी, और फिर जब आप ऑडिट कराएंगे तो आपको फीडबैक अच्छा यानी पॉजिटिव ही मिला करेगा। नाउ अब एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस क्या हैं एविडेंस बेस्ड मेडिकल प्रैक्टिसेस या एविडेंस बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिसेस में। तो देयर जैसे लाइक एवरी साइंस द EBM साइंस ऑल्सो हैज सम एडवांटेजेस एज वेल एज सम लिमिटेशंस। तो हम लेट अस टेक वन बाय वन एडवांटेजेस एंड देन लिमिटेशंस। एडवांटेज क्या है? सबसे पहले अटेम्प्ट्स टू इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ रिसीविंग इंटरवेंशन दैट आर एफिकेशियस। एक तो ये होगा कि इससे सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि पेशेंट वो इंटरवेंशन रिसीव करेगा जिसकी एफिकेसी सबसे बेस्ट होगी। अच्छा, दूसरा एडवांटेज क्या है? अटेम्प्ट टू डिक्रीज लाइक्लीहुड ऑफ रिसीविंग इंटरवेंशन दैट आर इनएफिकेशियस और हार्मफुल, यानी ऐसी ट्रीटमेंट ऑप्शन से बचने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी पेशेंट के लिए जिसमें ड्रग जो होगी उसकी एफिकेसी या तो रिड्यूस्ड होगी या फिर वो हार्मफुल होगी, यानी वो पेशेंट को हार्म पहुंचा सकती होगी किसी ना किसी फॉर्म में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में। इसके अलावा अलाउ क्लिनिशियन टू बेटर कीप अप विद न्यू लिटरेचर एंड डेवलपमेंट। अब क्योंकि यू आर ए क्लिनिशियन and you want to keep yourself updated with the new literature, new drug, new development, तो फिर आप हमेशा पढ़ते रहेंगे, न्यू डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते रहेंगे, साइंटिफिक लेक्चर्स जो है वो अटेंड करते रहेंगे और अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहेंगे, और उससे ये होगा कि आपकी नॉलेज ऑब्सोलीट नहीं होगी। तो आप हमेशा अपडेट रहेंगे, ठीक है ना, कीप अप विद द न्यू लिटरेचर एंड डेवलपमेंट। कोई नई टेक्निक आ गई है सर्जरी की तो उसमें भी उसका भी आपको पता चलता रहेगा। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी भी कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट एज ए प्रोफेशनल क्लिनिशियन वो भी होती रहेगी। इसके अलावा और जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इंक्रीज क्रिटिकल थिंकिंग। इंक्रीज क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये हुआ कि आपके अंदर वो स्किल्स प्रोड्यूस हो जाएंगे कि आप ड्रग के लिटरेचर को क्रिटिकली इवैल्यूएट कर सकेंगे, यानी तनकीदी तौर पर बेहतर अंदाज में जायज़ा ले सकेंगे। और जब आप उसका क्रिटिकल इवैल्यूएशन कर सकेंगे तो फिर आप सबसे बेस्ट ऑप्शन को अवेल करने में इजीली सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो क्रिटिकल थिंकिंग भी आपकी बढ़ती चली जाती है और आपके ये क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स जो हैं ये भी इम्प्रूव होते चले जाते हैं। आपको क्रिटिकल थिंकिंग के पैरामीटर्स भी पता चलते जाते हैं, जिससे ये होता है बेनिफिट सबसे बड़ा कि आपके पास जो आज सब उसके बाद फिर रिजल्ट निकल के आता है, जो कंक्लूजन निकल के आता है वो बेस्ट अमंग बेस्ट निकल कर आता है। इसके अलावा जो एक और एडवांटेज है, इनमें एक एडवांटेज है इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन विद अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कि आप जब ये न्यू इन्फॉर्मेशन
को अवेल कर रहे होंगे, इसको अपने आप को अपडेट कर रहे होंगे न्यू लिटरेचर, न्यू डेवलपमेंट से, क्रिटिकल थिंकिंग से, तो ना सिर्फ ये कि आप खुद इसको इम्प्लीमेंट करेंगे बल्कि आप अपने पीयर्स को भी और अपने कोलीग्स को भी ये इन्फॉर्मेशन आगे प्रोवाइड कर सकते होंगे। तो इससे कम्युनिकेशन भी बेहतर होती है। अगर आप फार्मासिस्ट हैं तो आपकी कम्युनिकेशन विद द फिजिशियन बेहतर होगी, क्योंकि आप उसको बिल्कुल, जो फिजिशियन है उसको बिल्कुल अप टू डेट न्यू इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि क्या पेशेंट के लिए बेहतर है और क्या पेशेंट के लिए बेहतर नहीं है। तो इससे आपके भी इंटरपर्सनल स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे, कम्युनिकेशन भी इम्प्रूव होगी, और दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जब आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगी तो एक पर्सनल एंड प्रोफेशनल रैपो भी उससे बिल्ड होती है, विच इज़ यूजुअली रिक्वायर फॉर सक्सेस इन प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, तो प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो ये सारे एडवांटेजेस होंगे इफ़ वी प्रैक्टिस एविडेंस बेस। नाउ जैसे मैंने शुरू में कहा कि लाइक एवरी साइंस, अगर इफ़ देयर आर सम एडवांटेजेस, सो देयर विल ऑल्सो ऑलवेज बी सम लिमिटेशंस। तो वो लिमिटेशंस क्या होंगे? लिमिटेशंस क्या है? डज नॉट एड्रेस व्हाई एन इंटरवेंशन डज और डज नॉट वर्क। बहुत सारी सिचुएशन में आपको ऐसा मालूम होगा या ऐसा लगेगा कि कोई इंटरवेंशन है, उसको जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रही, यानी एविडेंस जो कह रहा है वैसा नहीं है, वो पर्टिकुलर टाइप के पेशेंट होंगे, तो उसका आपके पास कोई अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा। यानी फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल लेता हूँ, एक क्लास ऑफ ड्रग आइडेंटिफाई हुई कि वो बीटा 1 ब्लॉकर है, सेलेक्टिव बीटा 1 ब्लॉकर है, तो उसको एंटी हाइपरटेंसिव होना चाहिए। लेकिन वो एंटी हाइपरटेंसिव जब उसको ट्राई किया गया तो उसके लिटरेचर ये कहता है कि इट इज़ नॉट एंटी हाइपरटेंसिव। वाई द ड्रग इज नॉट एंटी हाइपरटेंसिव डिस्पाइट हैविंग बीटा ब्लॉकर रिसेप्टर ब्लॉकिंग एक्टिविटी, या सिमिलरली कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और वो ब्लड प्रेशर को रिड्यूस नहीं कर रहा, तो क्यों नहीं कर रहा? उस तरह के आंसर कभी कभी हमारे पास नहीं होते। इसके अलावा एक और भी चीज़ है कि इंटरवेंशन या उसका जो लिटरेचर है वो ये कह रहा है कि फ़लाँ ड्रग जो है फ़लाँ डिजीज़ में वेरी एफिकेशियस, लेकिन मेरे पास एक केस आया उसमें उसकी वो एफिकेसी नहीं आ रही और पेशेंट ठीक नहीं हो रहा। तो क्यों ऐसा हो रहा है? वो पेशेंट की अपनी फिजियोलॉजी है, और क्यों उस पेशेंट में वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, आखिर क्यों उसकी फिजियोलॉजी में डिफरेंस की वजह से वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसका हमें आंसर जो होगा वो देना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, सेकेंड लिमिटेशन क्या है? रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स टू प्रोड्यूस EBM इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अच्छा, अब मसला ये है कि ये जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की जो रिक्वायरमेंट है, इसके लिए जो नॉलेज चाहिए और जो स्किल्स चाहिए और जो टेक्निक्स हमें पता होनी चाहिए वो हर एक को पता नहीं होती, क्योंकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसके अंदर कुछ ऐसे पैरामीटर्स डिफाइन हैं, कुछ ऐसी नॉलेज कि जो कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं और कुछ ऐसे प्रैक्टिकल स्किल्स चाहिए जिसकी बेस पर आप इसको लिटरेचर को एवेल्युएट करके उस जो क्वेश्चन का, यानी जो आपका क्लिनिकल क्वेश्चन है, उसका आंसर निकालेंगे। तो उसको कैसे इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली आप निकाल सकते हैं, कैसे मालूम कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये इसकी स्पेशलाइज्ड नॉलेज और आपके अंदर ये स्पेशलाइज्ड स्किल्स मौजूद होने चाहिए। तो डेफिनेटली आपको इसको पढ़ना भी पड़ेगा और इसकी ट्रेनिंग भी लेनी पड़ेगी, और ये ट्रेनिंग और नॉलेज हर जगह अवेलेबल नहीं होती। इसके लिए स्पेसिफाइड इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, स्पेसिफाइड जो है नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, जिससे ये स्किल्स इम्प्रूव किए जाते हैं। तो ये जो है क्योंकि हर जगह अवेलेबल नहीं होती ये फैसिलिटी, तो इसलिए जो है वो अक्सर व बेशतर जो है वो नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से आप EBM पर प्रैक्टिस आपकी उतनी इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट नहीं हो पाती। अच्छा, एक और लिमिटेशन क्या है? मे बी परसीव्ड एज कुक बुक मेडिसिन ए थ्रेट टू क्लिनिकल ऑटोनॉमी। यानी वो क्लिनिशियंस जो चाहते हैं ऑटोनॉमी, वो चाहते हैं कि मेरी मर्जी में जिस डिजीज़ में जो भी ड्रग प्रिस्क्राइब करूँ, तो वो ऑटोनॉमी को ये थ्रेट करती है। वो कैसे? क्योंकि ये जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है ये कहती है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन को फॉलो किया जाए, और क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन जिस डिजीज़ की जो सीवियरिटी की जिस ड्रग को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट रिकमेंड कर रही है, उस ड्रग को यूज़ करना चाहिए एज ए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। अब प्रॉब्लम ये होता है कि बाज़ फिजिशियन ये कहते हैं नहीं, मैं इस ड्रग को फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यूज़ नहीं करूँगा,
और जो क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन में सेकंड या थर्ड लाइन ट्रीटमेंट है उसको वो चाहते हैं कि फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ करें, तो वो इसको फॉलो नहीं करना चाहते। तो ये दरअसल उनकी ऑटोनॉमी को एक थ्रेट होती है, तो ये भी एक लिमिटेशन है। तो फिजिशियन ये समझते हैं कि ये जो है वो उनकी ऑटोनॉमी को एक थ्रेट है, यानी ये कुक बुक मेडिसिन है कि भाई जैसा बस पका पकाया मिल गया बस उसी को फॉलो करना है और अपनी जो है वो मर्जी नहीं चला सकते। अच्छा, जो लास्ट बट नॉट लीस्ट द लिमिटेशन, मैनी क्वेश्चंस लैक अवेलेबल एविडेंस। जैसे मैंने आपको बताया था कि कई दफ़ा आपको ऐसी सिचुएशन भी मिलेगी, क्लिनिकल सिचुएशन, कि उसके हवाले से जब क्लिनिकल क्वेश्चन रेज होगा कि मेरे पास ये पेशेंट है और इस पेशेंट को मैनेज कैसे करना है, तो उस सूरत में फिर आपके लिए ये मुमकिन नहीं होगा क्योंकि आप उस क्वेश्चन का आंसर तलाश कर सकें, क्योंकि उस क्वेश्चन के हवाले से आपको एविडेंसेस नहीं मिल रहे होंगे, और अगर मिल भी रहे होंगे तो वो इतने लो क्वालिटी एविडेंस होंगे या अनपब्लिश्ड एविडेंस होंगे कि आप उस पर रिलाय नहीं कर सकते होंगे। तो इन तमाम सिचुएशन में फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि आप जो है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को, एविडेंस बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिस या एविडेंस बेस्ड मेडिकल प्रैक्टिस को फॉलो कर सकें। तो ये है वो एडवांटेजेस और लिमिटेशन जिसकी वजह से जो इसकी प्रैक्टिस में जो बैरियर्स आते हैं वो यहाँ पर ये मौजूद होंगे। नाउ इसके बाद आता है रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है इन एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या एविडेंस बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिस। आखिर फार्मासिस्ट क्या कर सकता है? तो फार्मासिस्ट कैन प्ले ए हाईली एक्टिव रोल इन प्रैक्टिसिंग EBM बाय एनकरेजिंग एंड टीचिंग अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो फार्मासिस्ट का रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एक्टिव रोल इसमें प्ले भी कर सकता है। वो कैसे? बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, जैसे फिजिशियन है, नर्सिंग है, और उनको एनकरेज करेगा एंड टीचिंग अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स कि नहीं फलां जो है ट्रीटमेंट ऑप्शन ज़्यादा बेस्ट है और फलां ट्रीटमेंट ऑप्शन उस पर्टिकुलर डिजीज़ में इज़ नॉट एप्रोप्रिएट। तो इस तरह से वो प्रैक्टिसिंग कर सकता है EBM की, और दूसरे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी EBM को फॉलो करने के लिए रिकमेंड कर सकता है। अच्छा, बिकॉज ऑफ यूनिक बैकग्राउंड एंड ट्रेनिंग फार्मासिस्ट आर स्किल्ड एट EBM। फार्मासिस्ट जो होते हैं वो उनकी जो नॉलेज है, उनका जो ट्रेनिंग है, यानी जो नॉलेज बैकग्राउंड है, उनकी जो ट्रेनिंग है, दे आर मच बेटर एंड स्किल्ड इन एविडेंस बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिस या एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। उसकी एक वजह है, देखिए उसकी वजह ये है कि एक फार्मासिस्ट जो होता है वो सिर्फ ड्रग की नॉलेज ही नहीं पढ़ता, बल्कि वो स्टैटिस्टिक्स के भी कोर्स करता है, मैथमेटिक्स के भी कोर्स करता है, काइनेटिक्स के भी कोर्स करता है, और मैथमेटिक्स को इम्प्लीमेंट भी करता है, और स्टैटिस्टिक्स को भी इम्प्लीमेंट करता है, और क्लिनिकल स्टडीज़ भी पढ़ता है, और उसमें स्टैटिस्टिक्स के रोल को भी पढ़ता है कि जैसे हमने बात की थी पिछली स्लाइड्स में कि स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या होती है और वो किस तरह से इंपॉर्टेंट होती है। तो फार्मासिस्ट क्योंकि इसको बेहतर अंदाज में समझ सकता है और ज़्यादा स्किल्ड होता है इन पैरामीटर्स को समझने में और समझाने में, लिहाजा इस वजह से जो फार्मासिस्ट जो है वो ज़्यादा और हाईली एक्टिव रोल प्ले कर सकता है इन प्रैक्टिसिंग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। अच्छा, फिजिशियन एंड नर्सेस जनरली वैल्यू फार्मासिस्ट रिकमेंडेशन एंड इट इज़ easier to convince other healthcare provider when recommendations are based on principles of evidence-based medicines। अच्छा, एक्सक्यूज मी, फिजिशियंस और नर्सेज जो होती हैं वो वैल्यू करते हैं फार्मासिस्ट के रिकमेंडेशन को, कि फार्मासिस्ट जो रिकमेंड कर रहा है वो उसको इम्पोर्टेंस देते हैं। हमारी सोसाइटी में ज़रा ये कम है, लेकिन मिडिल ईस्ट की सोसाइटी में और डेवलप्ड कंट्रीज़ में लाइक वेस्टर्न कंट्रीज़, US, कनाडा, वहाँ पर जो है वो फार्मासिस्ट की जो रिकमेंडेशन होती है उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। और फार्मासिस्ट कैन ईजीली कन्विंस द अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, चाहे वो फिजिशियंस हो, चाहे वो नर्सेज हो, या कोई और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हो लाइक डेंटिस्ट हो, उनको वो रिकमेंड करे, जो भी रिकमेंड कर रहा है अगर वो प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बेस पर कर रहा है तो उसकी वजह से वो उनको बहुत आसानी से कन्विंस कर सकेगा कि कौन सा ट्रीटमेंट ऑप्शन पेशेंट के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो दैट इज़ वाई फिजिशियन एंड नर्सेज जो होती है वहाँ पे वैल्यू करती हैं फार्मासिस्ट की रिकमेंडेशन को, और डेफिनेटली इस वजह से भी कि उनकी जो बैकग्राउंड और ट्रेनिंग होती है फार्मासिस्ट की और जो उनका इनके स्किल्स होते हैं अबाउट EBM, तो वो उस वजह से उसकी जो फार्मासिस्ट की रिकमेंडेशन की एक वर्थ होती है।
अच्छा, pharmacists should also be proficient at EBM because of the evolving nature of healthcare, especially pharmacotherapy. अच्छा, अब वहाँ पे जहाँ पर फार्मासिस्ट एक्टिव रोल प्ले कर सकता है, उसकी बैकग्राउंड और ट्रेनिंग उस वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। लिहाजा फार्मासिस्ट के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो इस फील्ड में प्रोफिशिएंट हो, यानी एक्सपर्ट हो, और अपने आप को डेवलप भी करे इस फील्ड के लिए, क्योंकि जो सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रहा है और फार्माकोथेरेपी नई से नई आती चली जा रही हैं और डिफरेंट टेक्निक्स जो है वो डेवलप होती चली जा रही हैं। तो फार्मासिस्ट को इस फील्ड में इतना एक्सपर्ट होना चाहिए और अपने आप को कंटिन्यूसली डेवलप करना चाहिए, यानी कंटिन्यूस डेवलपमेंट के कोर्सेज उसको करते रहना चाहिए, जिसको कंटिन्यूस मेडिकल एजुकेशन या कंटिन्यूस प्रोफेशनल एजुकेशन जो होती है, जिसके क्रेडिट आवर्स भी होते हैं, वो कंटिन्यूसली डेवलप करते रहना चाहिए, ताकि उससे फ़ायदा ये हो दैट एट द एंड ऑफ द डे फार्मासिस्ट इज टोटली अप टू डेट with the latest knowledge about the pharmacotherapy as well as science of evidence-based practices. अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट है, pharmacists can be valuable resources in ensuring the availability of evidence relevant to the patient care, especially in complex pharmacotherapy. अच्छा, इसके अलावा फार्मासिस्ट की वर्थ और ये भी है कि ये फार्मासिस्ट जो है एक बड़ा वैल्यूएबल रिसोर्स है अगर उसको यूज़ किया जाए, यानी फिजिशियंस और अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर फार्मासिस्ट को यूज़ करें, उसकी सर्विसेज को यूटिलाइज करें। तो फार्मासिस्ट जो है वो बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है रिगार्डिंग द एविडेंस, कि भाई फलानी ड्रग और फलानी ट्रीटमेंट के हवाले से एविडेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, पेशेंट केयर के हवाले से एविडेंस एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, अगर करता है तो वो उसकी क्वालिटी क्या है, अगर उसकी क्वालिटी क्या है तो पर्टिकुलर टाइप के पेशेंट पर वो एविडेंस की जो नॉलेज है उसको अप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, मींस कि उसकी इंटरनल वैलिडिटी है या नहीं है। तो इन तमाम पैरामीटर्स को बहुत आसानी से डिस्कस किया जा सकता है पेशेंट केयर को, और एविडेंस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और उसकी जो वर्थ है उसको भी फार्मासिस्ट जो है वो आइडेंटिफाई करके दे सकता है, स्पेशली इन सच सिचुएशन जब फार्माकोथेरेपी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स फार्माकोथेरेपी, यानी जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन के जो पेशेंट होते हैं, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन के पेशेंट कैसे होते हैं कि लाइक उनको एक से ज़्यादा डिजीजेस हैं और अब वो मल्टीपल ड्रग थेरेपी पे हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स फार्माकोथेरेपी हो जाती है कि एक ड्रग दें तो उससे दूसरा ऑर्गन डैमेज होने लगता है, दूसरी दें तो उससे पहला डैमेज होने लगता है। तो उस सिचुएशन में क्या करें, एविडेंस क्या कहता है और बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या होगा। तो दैट इज़ वाई रोल ऑफ फार्मासिस्ट इज़ एसेंशियल हेयर, और फार्मासिस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल रिसोर्स होगा इन सच सिचुएशन। और आप जो है वो अगर आप बस आपके लिए एज ए फार्मासिस्ट ज़रूरी ये है कि आपकी नॉलेज जो हो बिल्कुल अप टू डेट हो, आप स्किल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो अपनी नॉलेज में, और आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर को वो नॉलेज प्रोवाइड कर सकें और एविडेंस की बेस पर, अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बेस पर, तो देन यू विल हैव डेफिनेटली प्रोफेशनल वैल्यू एज वेल इन practically in the society as well as among healthcare community. तो ये इसके साथ ही जो है ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या एविडेंस बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिस का टॉपिक हमारा एंड पे पहुंचता है। एक दफ़ा हम इस टॉपिक को एंड करने से पहले रिकॉल कर लेते हैं जो हमने शुरू से देखा था, उसके बाद हम इस टॉपिक को एंड कर देंगे। ये हमारा EBM के हवाले से और एविडेंस बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिस के हवाले से आज लास्ट लेक्चर था। अच्छा तो अगर हम EBM की बात करें तो हमने जब इसका स्टार्ट लिया था हमने ये कहा था कि देयर आर सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन और एविडेंस बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिस, और इसमें हमने टोटल जो लेक्चर्स हैं उसमें कुछ बेसिक्स और जनरल एप्लीकेशंस को डिस्कस किया है। इंट्रोडक्शन में हमने बात की थी कि एविडेंस बेस्ड मेडिसिन या फार्मेसी प्रैक्टिस जो है एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क है फॉर आस्किंग एंड आंसरिंग क्लिनिकल क्वेश्चन, क्यों, टू मीट द पेशेंट्स नीड इन ए वेराइटी ऑफ सेटिंग। तो उसको जो है हमने देखा था। फिर जो ऑफिशियल डेफिनेशंस हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की, कि ये सिस्टमेटिक अप्रोच टू एनालाइज पब्लिश रिसर्च एज द बेसिस ऑफ क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग एंड द इंटीग्रेशन ऑफ बेस्ट रिसर्च एविडेंस विद क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड पेशेंट वैल्यूज। यानी देखें वही तीनों चीज़ें आ रही हैं, एविडेंस, क्लिनिकल एक्सपर्टीज एंड पेशेंट वैल्यूज। हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन की जब हमने बात की थी कि ये शुरू से है, लेकिन बाकायदा इसको सिस्टमिक वे में एविडेंस बेस्ड
प्रैक्टिस जो है वो इसको फर्स्ट जो टाइम जो इसको जो वो लार्ज स्टेप लिया गया था, यानी जो स्टार्ट हुआ था प्रोवाइडेड बाय एरिकी बेल्ट कॉकरेन, जिसकी बेस पे कॉकरेन लाइब्रेरी भी है जिसके नेम पे, जो कि एक ब्रिटिश फिजिशियन था। उसके बाद फिर हमने एवोल्यूशन ऑफ ईबीएम इन 19th सेंचुरी, अनदर अप्रोच कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस, एनिमल मॉडल, न्यूमेरिकल मेथड्स, स्टैट्स एंड मैथ्स की एप्लीकेशन, जो मैंने बताया कि फार्मासिस्ट आर कंपैरेटिवली एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस क्या हैं और एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। मैकमास्टर यूनिवर्सिटी का रोल हमने डिस्कस किया था कि मैकमास्टर यूनिवर्सिटी का बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है फॉर द प्रोग्रेशन एंड एवेल्यूएशन एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट अबाउट द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन, और इन्होंने जो है वो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है इस साइंस को डेवलप करने में। ईबीएम टुडे जो है वो प्रैक्टिस की जाती है, फार्मेसी नर्सिंग स्कूल में पढ़ाई भी जाती है। हमारे यहाँ जो है वो अभी तक जो है वो इसको बाकायदा कोर्स और सिलेबस का पार्ट में शामिल नहीं किया गया, जो कि मैं ज़ाती तौर पर बीइंग ए प्रोफेसर ऑफ फार्मेसी ये समझता हूँ कि इसको हमारे क्लिनिकल फार्मेसी के सिलेबस में एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन के तौर पर होना चाहिए, और इससे रिलेटेड एटलीस्ट जो है वो 5 से 7 लेक्चर होने चाहिए, और इसकी प्रैक्टिस भी करवाने की ज़रूरत है ताकि जो है वो प्रैक्टिकल स्किल्स भी बिल्ड हो सकें जो एविडेंस बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिस के लिए चाहिए होते हैं। फिर हमने बात किया था एविडेंस पे, हमने बात की थी कि एविडेंस दरअसल होता क्या है, कि एविडेंस जो है वो जैसे मैंने बताया क्लिनिकल लिटरेचर जो पब्लिश होता है दैट इज़ कॉल्ड एविडेंस। और फिर क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ क्या होती हैं, क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ हम किसे कहते हैं कि एक्सपीरियंस एंड स्किल्स होते हैं इसमें। क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ के बाद जो तीसरा पॉइंट था पेशेंट वैल्यूज़ एंड प्रेफरेंसेस, पेशेंट की प्रेफरेंसेस को और वैल्यूज़ को आपने कैसे कंसिडर करके ट्रीटमेंट पे आना है, और शेयर डिसीजन मेकिंग क्या होगी। और फिर हमने न्यूअर मॉडल ऑफ ईबीएम की बात की थी कि जिसमें यही तीनों चीज़ें शामिल हैं। तीनों चीज़ें से शामिल होने से मतलब है कि क्लिनिकल एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़, रेलेवेंट एविडेंस और पेशेंट की प्रेफरेंसेस। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर हम क्लिनिकल एक्सपर्टीज़ और एविडेंस और पेशेंट प्रेफरेंस को इग्नोर करेंगे तो फिर उससे नतीजा ये निकलेगा कि पेशेंट जो होगा उसको हम सेफ़ एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे और इनकरेक्ट ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। अच्छा, स्टेप्स क्या हो सकते हैं प्रैक्टिसिंग इन ईबीएम। हमने ये बात की थी कि आस्किंग एन अप्रोप्रिएट एंड आंसरेबल क्वेश्चन होना चाहिए, फिर फाइंडिंग द एविडेंस एंड अप्रेजिंग द एविडेंस एंड अप्लाइंग एविडेंस टू द प्रैक्टिस। तो ये जो है 4 स्टेप्स जो होंगे वो अप्लाई होंगे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस या एविडेंस बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिस पे। आस्किंग एन आंसरेबल क्वेश्चन फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। इसमें हमने पीको मॉडल का तस्करा किया था या पीको मेथड की बात की थी। पी स्टैंड्स फॉर पेशेंट, पॉपुलेशन, प्रोग्राम या प्रॉब्लम, आई स्टैंड्स फॉर इंटरवेंशन, सी स्टैंड्स फॉर कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट इंटरवेंशन एंड ओ स्टैंड्स फॉर आउटकम। तो हमने पीको मॉडल की बात की थी और हमने कहा था मच बेटर आंसर कैन बी लोकेटेड। अगर हम पीको मॉडल फॉलो कर रहे हैं तो फिर हम ये जो आंसरेबल क्वेश्चन होगा इसका आंसर जो होगा वो बेहतर अंदाज में निकाल सकेंगे। पीको मॉडल के बाद जो नेक्स्ट चीज़ थी दैट इज़ द फाइंडिंग द एविडेंस, कि हम एविडेंस फाइंड करें। तो उसके लिए जैसे मैंने बताया था कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं लाइक पबमेड, सिनेहल, कोक्रेन डेटाबेस, NLM, और इसके अलावा भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम जो है वो डिफरेंट केस की जो है वो डिफरेंट सिचुएशन के क्लिनिकल क्वेश्चन के हवाले से रेलेवेंट एविडेंस हासिल कर सकते हैं। फिर एविडेंस को अप्रेज कैसे करना है, क्रिटिकली इवैल्यूएट कैसे करना है, क्या टेक्निक्स होती हैं, उस पर हमने डिस्कस किया था। फिर हमने एविडेंस की हिरार्की की बात की थी और हमने कहा था कि स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस कौन से होंगे और वीकेस्ट एविडेंस कौन से होंगे। तो इस पिरामिड में हमने ये बात की थी कि मेटा एनालिसिस एंड सिस्टमेटिक रिव्यूज़ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है। उसके बाद रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हैं और वीकेस्ट एविडेंस हमारे पास केस रिपोर्ट्स, ओपिनियन पेपर्स या ओपिनियन लेटर्स होते हैं। फिर एनिमल ट्रायल्स और इन विट्रो स्टडीज़ होती हैं। ये हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस है और ये नॉन साइंटिफिक एविडेंस भी कुछ होते हैं लाइक यूट्यूब वीडियोज़ या गट फीलिंग्स और कुछ वेबसाइट्स हैं और जिनको जो है हम डिस्कस कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ अप्रेजिंग एविडेंस थी कि क्लिनिशियन रिव्यू ईच रेलिवेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और फिर उसकी वैलिडिटी को चेक करते हैं, इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी, इस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर अप्लाइंग द एविडेंस टू द क्लिनिकल सिचुएशन, जो एविडेंस हमने फाइंड आउट किया, एवेल्यूएट किया और आप उसको अप्लाई करना है। तो उसको अप्लाई करने के बाद फिर हमारे पास
स्टेप्स हैं शेयर डिसीजन मेकिंग के, कि क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स होंगे शेयर डिसीजन मेकिंग के। फिर हमने एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस की बात की कि क्या एडवांटेजेस हैं एविडेंस बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिस के को फॉलो करने के, और क्या इसकी लिमिटेशंस मौजूद हैं। फिर हमने रोल ऑफ फार्मासिस्ट पे बात की लास्ट स्लाइड में, कि क्या फार्मासिस्ट का रोल है एविडेंस बेस्ड फार्मेसी प्रैक्टिस में, फार्मासिस्ट किस तरीके से अपना रोल बेहतर अंदाज में प्ले कर सकता है और किस तरीके से इसको इम्प्रूव कर सकता है। तो ये जो होगा टोटली जो है वो दैट विल कंप्राइजेज ऑफ एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। इसके साथ ही दिस टॉपिक इज नाउ at the end. I am really very thankful to you. Thank you for kind attention and thank you for listening my lectures. I am your Dr. Sheikh Abdul Khaliq, Professor of Pharmaceutical Sciences in Hamdard University. Thank you very much.